हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फोनेटिक्स का एक और नया क्लास जिसमें हम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 3 होने वाला है। पहले और 2 वीडियो हो चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले उसको देखिए, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आकर ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक ये चार्ट याद कर लिया होगा। मैं हर एक PDF में ये अपलोड करता हूँ सो दैट यू कैन लर्न और रिवाइज भी साथ में। अब चलिए, सबसे पहला चैप्टर है जो कि है चैप्टर 4 फोनेटिक्स, द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच एंड साउंड। तो चलिए सबसे पहला शुरुआत जो करते हैं वो एक फैक्ट के साथ करते हैं। तो सबसे पहले आपका फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो पूरा आधा बॉडी है ना, वो आपके ये जो वॉइस है, ये जो स्पीच है, इसको प्रोड्यूस करने में यूज होता है। यकीन नहीं होता, राइट? मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं क्या क्या वो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से वो सिस्टम है जो कि इंक्लूड होते हैं हमारे इस आवाज को, इस वॉइस को बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 चीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक होता है वॉइस, ठीक है, और एक होता है स्पीच। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वॉइस क्या होता है? नॉर्मल आवाज को हम लोग वॉइस बोलते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल आवाज होती है इसको वॉइस बोलते हैं। लेकिन जब हम स्पीच की बात करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूलेशंस होते हैं एंड इवन यू तो आपके माउथ, टीथ, टंग, ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग अलग अलग साउंड्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पीच। इसके थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने फीलिंग्स को मेजरली। ठीक है, तो ये हो गया स्पीच, जो हमारा लैंग्वेज वाला हिस्सा हो जाता है ना। तो लैंग्वेज बोलने के लिए भी आपको तरह तरह के साउंड निकालने पड़ते हैं, आवाज को मॉड्यूल करना पड़ता है, राइट? तो वो हो गया स्पीच आपका, और ये है आपका वॉइस। वॉइस इज नॉर्मल आवाज। किसी बच्चे को ले लो, कोई एक छोटा बच्चा रहेगा तो वो आवाज कैसे निकालता है? कुछ भी निकाले करते रहता है, रोते रहता है, उसके अलावा वो कुछ आवाज नहीं निकाल पाता। लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जब वो प्रैक्टिस करता है, अपने वोकल कॉर्ड को ट्रेन करता है, अपने आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स को ट्रेन करता है, तो आप वहां पर देख पाओगे कि वो भी तरह तरह के साउंड्स निकाल पाता है, राइट? तो यही चीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते जो हमारा स्पीच मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं स्पीच मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप वॉइस को भी इंक्लूड करते चलिएगा, अलग अलग आपको ये नहीं मिलेगा। नाउ सी, अगर स्पीच मैकेनिज्म की बात करें तो इसको हम लोग 3 हिस्सा में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर यहाँ पे एक और बात करेंगे आर्टिकुलेटरी सिस्टम पे। फिर हम लोग यहाँ पे एक और देखेंगे, दैट इज योर फोनेटरी सिस्टम। अब बोलोगे ये तीनों सिस्टम में से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन उससे बल्कि कुछ कम है। जो पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते थे वहाँ पे आप इनहेलेशन के बारे में जानते थे, इनहेल करते थे हवा को, ठीक है, फिर एक्सहेल करते थे। लेकिन इसके बीच में भी आप कुछ और पढ़ते थे क्या, कि सेल में कैसे जाता है और कैसे वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय बर्निंग फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा पुराना था। लेकिन यहाँ पे हमारा ये सेल बायोलॉजी वाला काम नहीं है। यहाँ पे हमको इनहेलेशन जानना है और एक्सहेलेशन जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वही चीज़ है, सिंपल सांस लेना और सांस छोड़ना। इसका प्रोसेस आगे वाले पेज पे आपको मिल जाएगा। नाउ सी, तो अब बात होती है कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फ्रॉम योर नेक से लेकर एब्डोमेन तक, ठीक है, एब्डोमेन तक आपका पूरा यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स आएंगे वो यूज हो रहे होंगे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आप बोलोगे सर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू क्रिएट सर्टेन साउंड्स। और साउंड्स हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जब हवा जो रहता है वो लंग्स के थ्रू बाहर पुश होता है, राइट? तो उसके कारण ये फोनेटरी सिस्टम में जाता है। फोनेटरी सिस्टम में आप देखोगे कि यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गन्स हैं, सिंपल। एक तो हमारा लैरिंग्स है और दूसरा हमारा वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, ये जो आप एडम्स एप्पल कहते हो ना, ये घेघा भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड आपको लैरिंग्स के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, और इस वोकल कॉर्ड से ही यहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होगा, जो कि हम आगे वाले पेज में और अच्छे से जानेंगे। आप देखो आर्टिकुलेटरी सिस्टम फिर क्या हो जाता है?
अब जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रहा है, ठीक है, इसको भी हमें शेप करना पड़ता है। तो हमारे जितने भी हेड के ऊपर जो आपको ऑर्गन्स दिख जाएंगे, जैसे कि आपके माउथ, जैसे कि आपके टंग, जैसे कि आपके लिप्स, जैसे कि आपके टीथ, ठीक है, तो ये जो 4 ऑर्गन्स मैंने अभी नाम लिए, ठीक है, ये आते हैं आपके आर्टिकुलेटरी सिस्टम में। और ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो सारे आपको आपके हेड वाले पोर्शन में ये सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, टीथ हो गया, लिप्स हो गया, फिर आपका पैलेट, ये जो अपर एरिया होता है ना माउथ का, वो पैलेट हो जाता है। अपर एरिया नहीं, मतलब टंग के जस्ट अपोजिट आप समझ लो, उसको पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो पैलेट हो गया, टीथ हो गया, लिप्स हो गया, और फिर आपका टंग हो गया, ठीक है। तो ये 4 ऑर्गन्स मिल के बनाता है हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम। अब देखते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने लिख रखा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि सिंपल सा नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारा यहाँ पर हवा एंटर करता है, माउथ से भी करता है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये नेजल कैविटी होते हुए फेरिंग्स, देन यहाँ पे देखिए आपका लैरिंग्स आता है। अभी बात कर रहे थे ना लैरिंग्स, और लैरिंग्स के अंदर ही आपको वोकल कॉर्ड्स मिल जाएंगे, जिसके कारण ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम साउंड के रूप में सुनते हैं, वहीं से उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये लैरिंग्स होते हुए ये ट्रैकिया में एंटर करता है। याद रखना, लैरिंग्स के नीचे वाले हिस्सा को ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। फिर ट्रैकिया से ऐसा नीचे जाते जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आपको ब्रोंकस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लंग्स में एंटर कर जाता है हवा, ठीक है। फिर एक बार लंग्स में एंटर कर गया हवा, फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सहेल करेंगे तो हवा वापस से इधर से निकलेगा, निकलते निकलते यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और यहाँ से फिर ये आवाज निकलेगा, और यहाँ पे हम लोग इसको मॉड्यूल करेंगे अपने टीथ, माउथ, अपर पैलेट एंड इवन टंग को यूज करके हम उसको शेप देंगे आवाज को, जिसके कारण हम अपने फीलिंग्स को बता सकते हैं, समझा सकते हैं किसी दूसरे आदमी को। आई होप इट इज क्लियर। दिस वाज नॉर्मल रेस्पिरेशन, जितना आपको जानना था फोनेटिक्स में, इससे ज्यादा मत जानना, बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक वीडियो डाल रखा था, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ा था। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अभी। The first step is taking air into the lungs. The large dome-shaped muscle called the diaphragm, which is located directly below the lungs, contracts and expands vertically, lifting the rib cage and allowing the lungs to fill with air. After the lungs bring oxygen into the body, they remove carbon dioxide through breathing out. When breathing out, the diaphragm and rib cage return to their resting positions, forcing the air out of the lungs. So this was the video. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या था। ये बेसिकली लंग्स के मूवमेंट को बता रहा था। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जब हम लोग इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, तो इनहेल करने के टाइम पे जो हमारा ये जो चेस्ट मसल रहता है ना, वो भी थोड़ा मूव करता है। जैसे अभी आपने देखा कि आपका रिब केज भी अपना साइज बदलता है जब आप सांस अंदर लेते हो। तो इसी हिसाब से जब आप देखोगे, जब आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसी टाइम पे आपका जो चेस्ट मसल है, ठीक है, वो भी एक्सपैंड करता है। चेस्ट मसल्स एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब आप एक्सहेल करोगे ना, तो आपका यही चेस्ट मसल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक्सहेल और इनहेल करने टाइम पे ये दो चीज हम देख सकते हैं अपने चेस्ट मसल्स में चेंजेस, राइट। तो ये था आपका रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये आपके हेड वाले हिस्से में रहता है, ठीक है। हेड और हल्का सा नेक वाला हिस्सा, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज जो आपका टंग होता है ना, वो बहुत नीचे तक रहता है। वह आखिर अभी हम लोग फोटो देखेंगे तो उसमें हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गन्स ऑफ आर्टिकुलेटरी सिस्टम कैन बी फाउंड इन द हेड एंड नेक। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन्स का कॉम्बिनेशन है? 4 ऑर्गन्स का। याद कर लेना है इस चीज को अच्छे से, ठीक है। लिप्स है, टीथ है, पैलेट है, टंग है, ठीक है। यहाँ पे आप लिप्स से पहले से जानते होगे लिप्स क्या है, टीथ के बारे में भी पहले से जानते होगे, टंग के बारे में भी पहले जानते होगे। बस पैलेट वाला हिस्सा है। पैलेट भी बहुत सिंपल है, आपके पास ऑलरेडी है, आप रोज फील भी करते हो उसको। चलिए देखते हैं टंग और पैलेट। बिकॉज देखो, लिप्स और टीथ
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इवन बुक में भी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। नाउ सी, टंग और पैलेट के बारे में अगर हम बात करें, जो टंग वाला हिस्सा रहता है ना, उसको हम लोग अराउंड 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट्स में, ठीक है। वो पार्ट्स भी हम देखेंगे। अब देखो ये जो पैलेट क्या होता है, अब ये अगर मैं बोलूँ ये हमारा माउथ वाला हिस्सा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट टीथ है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारा ये नीचे वाला टीथ है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा ये जो टंग वाला हिस्सा रहता है ये रहता है, राइट। ये टंग वाला हिस्सा हो गया। टंग के जस्ट अपोजिट में आप देखोगे कि एक रूफ है जो आपके यहाँ पे अपर टीथ से होकर चलता रहता है, ठीक है। ये यहाँ तक पीछे तक जाता है और लास्ट में आप देखते होगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, घंटी टाइप एक स्ट्रक्चर रहता है ना हमारे एकदम अंदर साइड में मुंह के, ठीक है। तो वो बेसिकली यूवुला होता है। क्या होता है ये? यूवुला, UVULA, यूवुला, ठीक है। ये जो लटका हुआ हिस्सा रहता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसी को बोलते हैं रूफ ऑफ द माउथ, रूफ ऑफ द माउथ। और दूसरा एक और नाम है जो यहाँ पे आप देख रहे होगे, दैट इज कॉल्ड पैलेट। क्या होता है? पैलेट, ठीक है। और इस पैलेट को हम फर्दर 4 हिस्सा में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्से में? 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहला पार्ट, इमीडिएटली आफ्टर द फ्रंट टीथ। अब ना आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुंह को करना है बंद थोड़ी देर के लिए, और साथ में, ठीक है, अपने टंग को बस टच करते रहना वो पोर्शन पे जहां पे इस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, इमीडिएटली आफ्टर द फ्रंट टीथ देयर इज अ हार्ड सरफेस। अपने टीथ को टच करो पहले, ठीक है। टीथ को टच करते हुए थोड़ा सा पीछे आओ, तो वहां पे आप देखोगे थोड़ा सा हार्ड सा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और वहां पे अचानक से थोड़ा सा उबर खाबर हो गया, ऐसा स्पीड ब्रेकर टाइप का आपको वहां पे फील होगा, ठीक है। दैट पोर्शन इज नोन एज योर टीथ रिज। क्या बोलते हैं इसको? टीथ रिज। इसके और भी नाम है इसके, जैसे कि एल्वियोलर रिज और एल्वियोलम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल नाम, याद रखते हैं यहाँ पे टीथ रिज। वैसे ये भी याद कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन। नाउ सी, ये हो गया हमारा टीथ रिज, ठीक है। टीथ रिज के बाद आप थोड़ा सा और अपने टंग को पीछे करो, तो आपको यहाँ पे ना वो 4-5 स्पीड ब्रेकर जैसे रहते हैं ना, तो वैसा टाइप एक स्ट्रक्चर फील हो रहा होगा, जो कि टफ भी होगा, हार्ड भी होगा, राइट, ठीक है। तो आप उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट आफ्टर द टीथ रिज देयर इज अ शिफ्ट इन द पैटर्न which looks like parallel lines। देखो वहाँ पे कुछ पैरेलल लाइन जैसा लग रहा है क्या? कुछ बहुत सारे स्पीड ब्रेकर जो लाइन से रहते हैं, 4-5 रहते हैं, ठीक है, हाईवेज पे आप देखते होगे, तो वैसा कुछ पैटर्न लग रहा है क्या? वहाँ पे थोड़ा सा देखना, पैटर्न में चेंज है। उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। देखो हार्ड पैलेट क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये तो पहली बात हार्ड रहता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में ये थोड़ा बोनी स्ट्रक्चर का है। कैसा है ये? इसका थोड़ा बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हार्ड पैलेट। अब देखना, ये हार्ड पैलेट पूरे पीछे तक नहीं होता, थोड़ी देर आगे जाके ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ना सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट मिलेगा, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट मीट वाला पार्ट मिलेगा। तो उसको अब हम क्या बोलते हैं? आगे पढ़ते हैं। आफ्टर हार्ड पैलेट देयर इज अ फ्लैशी पार्ट एंड इज सॉफ्ट इन नेचर, इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट और वेलम। क्या बोलते हैं इसको? सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं या वेलम बोलते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा कर दे रहा हूँ हाईलाइट, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे आपने वो पैरेलल लाइंस को पार किया, ठीक है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस वापस से दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट पैलेट। अब देखो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, ये पूरे पीछे तक जाता है, और मैंने आपको जैसा बताया था अभी, यहाँ पे कुछ ऐसा लटका हुआ रहता है, थोड़ा घंटी जैसा कुछ रहता है हमारे माउथ में, ठीक है। इसको बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं इसको? यूवुला। एट द एंड ऑफ द माउथ देयर इज हैंगिंग फ्लैश which is known as uvula। at the end of the mouth आपको क्या मिल जाएगा? uvula, right? easy, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो फोटो है, मैंने बोला था कि टंग के भी 6 पार्ट होते हैं, मैंने टंग अभी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, इस फोटो में ही हम टंग को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप अपने फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले देखते जो अभी हम लोग सीख कर आ रहे हैं, तो सबसे पहला पार्ट है 1। देखो इस पोर्शन में मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ठीक है, ब्लैक वुड बी नाइस। ना देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे आपका टीथ रहता है, और टीथ से जस्ट ये जो कनेक्टेड वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट, इट इज कॉल्ड टीथ रिज।
ठीक है। टीथ रिज को जैसे आप पार करोगे तो यहाँ पे जो रीजन रहता है ना, ये बहुत ऊबड़ खाबड़ वाला रीजन रहता है। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली राइट, हार्ड पैलेट। नाउ सी, उसके बाद आप जैसे यहाँ पे पीछे जाओगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, फ्लैशी स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पैलेट। अब फिर ये जो सॉफ्ट पैलेट है ना, यहाँ पे देखो लास्ट में आके क्या हो रहा है, थोड़ा सा लटक जाता है पीछे आके, थोड़ा सा फ्लैशी सा स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूवुला। इसको क्या बोलते हैं? यूवुला। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब देखो यहाँ पे हम लोग टंग की बात करते हैं, तो देखो टंग का कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर रहता है, राइट। सिंपल सा ड्राइंग है। अब ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं? टिप। जो टंग का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं टिप। ये हमारे टीथ के साथ अलाइन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है ए, दैट इज योर टीथ। वैसे मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है कि आप यहाँ से आराम से टिप, ये टिप हो गया आपका, ये ब्लेड हो गया, ये फ्रंट हो गया, सेंटर, बैक एंड रूट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख के आराम से जान सकते हो। नाउ सी, तो ये ए वाला पोर्शन हो गया। अब देखो बी पोर्शन क्या है, दैट इज योर ब्लेड, ठीक है। जैसे आप टिप से थोड़ा सा अपोजिट जाओगे, ठीक है, तो टीथ रिज जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहां पे रेस्ट करता है आपका ये बी वाला पोर्शन। बी क्या है आपका? ये वाला पार्ट का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ब्लेड। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे टंग में, ठीक है। अब देखो ऊपर में हार्ड पैलेट, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो आपका टंग का पोर्शन रेस्ट करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है नेक्स्ट, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रंट, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे ब्लेड। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 3 के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे कुछ डी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। तो ये डी हो गया आपका सेंटर। फिर और जब आप नीचे जाओगे ना, ठीक है, यहाँ पे यूवुला के जस्ट अपोजिट में आप देखोगे, दिस इज योर ई पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक रीजन। क्या बोलते हैं इसको? बैक। उसके बाद लास्ट में जो एफ है, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। तो आपको सब सिंपल से याद करना है, रूट इज एफ। सबसे नीचे वाला पोर्शन कोई प्लांट में क्या होता है? तो रूट होता है, राइट। तो रूट क्या होगा? सबसे नीचे रहेगा। और सबसे सामने क्या रहता है? कोई भी चीज का टिप रहता है कि नहीं? तो सबसे आगे क्या रहेगा? टिप रहेगा। उसके बाद फिर ब्लेड याद कर लो। ब्लेड के बाद फिर क्या आता है सी नंबर पे? एग्जैक्टली सर, इट इज योर फ्रंट। फ्रंट के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर के बाद फिर बैक, एंड उसके बाद आपको रूट मिल जाएगा। तो ये था थोड़ा सा प्यारा सा एग्जाम्पल। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ सो दैट आप यहाँ से आराम से देख के समझ पाओ, ठीक है। आराम से देखना, नीचे में सब कुछ मेंशन्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे फोनेट्री सिस्टम में, ठीक है। अभी ऑलरेडी हम लोगों ने 2 सिस्टम अपना कंप्लीट कर रखा है। अब हम लोग देखेंगे अपने फोनेट्री सिस्टम को, राइट। अब देखो यहाँ पे फोनेट्री सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है। एक तो होता है लैरिंग्स। क्या होता है? एक हमारा दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स, और दूसरा होता है वोकल कॉर्ड्स। हमने जान रखा है कि ये जो लैरिंग्स होता है, इसके अंदर ही आपको 2 वोकल फोल्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। वोकल कॉर्ड बेसिकली 2 हिस्सा में डिवाइडेड रहता है, दैट इज वोकल फोल्ड्स। एक फोल्ड यहाँ पे, एक फोल्ड यहाँ पे। मैं एक जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, वोकल फोल्ड्स। अब देखो ये हमारा लैरिंग्स वाला हिस्सा है, समझो, ठीक है। अब इसके अंदर ना इधर साइड से एक चीज कनेक्टेड रहता है, ऐसा फ्लैप टाइप का, ठीक है। ये थोड़ा सा ना लिप्स लाइक का स्ट्रक्चर है, लिप्स जैसा दिखता है। तो एक साइड से तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये कनेक्टेड रहता है, दोनों पेयर को देख लो। एक साइड से आप यहाँ पे देखोगे कनेक्टेड है, और जो ये वाला साइड है ना, इस साइड आप देखोगे कि ये कनेक्टेड नहीं रहता है। यहाँ पे इसको फ्री फ्लो करने दिया जाता है, इसको फ्रीली फ्लोट करने दिया जाता है, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपैंड करेगा, ठीक है। एंड यू कैन सी व्हाट? यू कैन सी वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ दिस। जब हवा यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ पार होगी, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, इसके कारण वाइब्रेशंस होते हैं, एंड दिस वाइब्रेशन इज ओनली साउंड, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। नाउ सी, उसके साउंड प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ जाएगा? तो ये हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम में जाएगा, और वहां से इसका थोड़ा सा शेप में चेंजेस होगा, और हम लोग अपनी मन की बात कह सकते हैं, है कि नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखो तो लैरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है। ये लैरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स के अंदर ही क्या आपको मिल जाएगा? वोकल कॉर्ड्स मिल जाएगा।
These are lips-like structure in pair attached to the walls. देखो यहाँ पे आप इस फोटो में भी देख सकते, बेसिकली मैं आपको भी एक वीडियो दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये वाला, दिस इज योर वोकल फोल्ड्स। देखो आराम से ये एक हिस्सा यहाँ पर टच है, ठीक है, यहाँ से ये लगा हुआ रहता है, लेकिन आप देखोगे ये जो फ्लैप वाला हिस्सा रहता है ना, ये हिस्सा बेसिकली मूव करता है, जब हवा जाएगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका वोकल फोल्ड्स हो गया। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये गैप है, राइट, ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, ठीक है, इस गैप को ही ग्लॉटिस बोलते हैं। नाउ सी, यहाँ तक हो गया। वॉल्स फ्रॉम द साइड पार्ट लेफ्ट फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड रैपिडली विच फॉर्म्स वाइब्रेशन व्हेन एयर इज पास थ्रू इट क्रिएटिंग वॉइस एंड स्पीच, ठीक है, वेरी इजी। अब देखो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ वीडियो, ठीक है, उसके बाद आगे वॉइसेस एंड पिच के बारे में बात करेंगे। Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. आई होप आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा कि कैसे ये हिल रहा था, कैसे आवाज़ प्रोड्यूस हो रही थी। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। एंड ये वाला जो बीच का हिस्सा रहता है इसको ग्लॉटिस बोलते हैं, बोलना नहीं है, ग्लॉटिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ अब बात करोगे यहाँ पे ये वॉइस्ड, वॉइसलेस और ये पिच क्या लिखा हुआ है। देखो अब क्या होता है ना, जो हमारी आवाज़ रहती है उसको भी हम कुछ क्राइटेरियाज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं वॉइस्ड साउंड्स। वॉइस साउंड्स तब आता है जब हमारे ये जो ग्लॉटिस वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप देखोगे जो स्पेस रहता है ना, ये कम हो जाता है, ठीक है, तब निकलता है हमारा वॉइस साउंड। इसका मतलब क्या, यहाँ पे वाइब्रेशन का जो टेंडेंसी है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, वाइब्रेशंस आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण आपका ये वॉइस्ड साउंड्स निकलते हैं, ग्लॉटिस का स्पेस कम हो जाएगा। लेकिन वॉइसलेस में क्या होता है कि ये जो ग्लॉटिस रहता है ना, ये बहुत वाइडली ओपन रहता है, ये पूरा एक्सपैंडेड रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे सीधा फ्री फ्लो ऑफ एयर होता है, ठीक है, एयर आराम से फ्री फ्लो करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो वाइब्रेशन होता है यहाँ पे भी होता है, लेकिन टेंडेंसी इज लो, वाइब्रेट करने की टेंडेंसी जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइसलेस साउंड, वॉइसलेस साउंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिच की बात करते हैं। पिच कुछ नहीं है, एक सेकेंड के अंदर आपका जो ये वोकल कॉर्ड है ये कितना वाइब्रेट करता है उसी को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। अब जैसे लड़कियां जो होती है उनका पिच हाई होता है, हम लोग यही बोलते हैं ना कि पिच इज हाई। पिच हाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनका जो वोकल कॉर्ड रहता है ना, आवाज़ तो छोटी सी रहती है, राइट, तो छोटा सा रहता है तो उसमें हवा ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है एंड द पिच बिकम्स हाई, ठीक है, पिच क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो, लेकिन जब हम लोग मेल की बात करें तो हम लोग का जो आवाज़ रहता है ना, वो अभी आप देखोगे पिच बहुत लो रहता है हमारा, ठीक है। रीज़न क्या है, जो हमारा जो वोकल कॉर्ड है ना वो थोड़ा ओपन रहता है, थोड़ा स्पेस रहता है कि हवा आराम से निकल पाए, ठीक है। इसी के कारण जो हमारा आवाज़ रहता है, लड़कों का जो आवाज़ रहेगा वो थोड़ा सा लो पिच का रहता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पिच क्या होता है, वाइब्रेशन पर सेकेंड। अगर हाई हुआ, जैसे लड़कियों का होता है तो हाई पिच, लो हुआ तो लो पिच। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। वीडियो भी देखिए, अच्छे से समझ लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो चैप्टर 4 होता है वो होता है खत्म। अब चलते हैं चैप्टर 5 में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। नाउ सी, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, छोटा सा चैप्टर है, दिमाग ज़्यादा अपना ख़राब नहीं करना है इस पर, और वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे के जो चैप्टर्स आने वाले हैं ना, उसमें ये चीज़ और डिटेल के साथ कवर होगा, ठीक है। नाउ सी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोवेल साउंड, अब देखो हम लोग देखेंगे कि वोवेल साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और कॉन्सोनेंट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हम लोग अगर इसको बाइफरकेट भी करते कोई साउंड को एज वोवेल, एज कॉन्सोनेंट, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है, राइट। तो उस रीज़न को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे मैं शॉर्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेन रीज़न क्या है, ठीक है। जब हवा
स्केप करता है हमारे लंग्स के थ्रू, जब ये पुश होता है और जब हमारे माउथ के थ्रू आता है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या आप देखोगे, सी लिख देता हूं, तो कॉन्सोनेंट साउंड में आप देखोगे कि यहाँ पे हवा के लिए ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो पी, क्या बोले आप, पी। तो पी के लिए आप देखोगे कि आप दोनों लिप्स को ऐसा दबा के रखते हो स्टार्टिंग में, जब इनिशियल साउंड स्टार्ट होता है तो दोनों लिप्स जो रहता है वो दबा हुआ रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि फ्री फ्लो ऑफ एयर नहीं है, लंग से सीधा मुंह से बाहर हवा नहीं निकल जा रहा, लेकिन आपका लिप्स उसको दबा के रखता है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, फिर आप उस प्रेशर को रिलीज करते हो जिसके कारण एक साउंड निकलता है, राइट, जो कि साउंड था पी का। तो इस पी साउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, आप ABCD से Z तक चले जाओ, बीच में बहुत सारे साउंड्स आपको मिलेंगे, आप खुद से भी उसको बता सकते हो कि ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल। अब वोवेल्स में देखो क्या होगा, वोवेल्स में आप देखोगे ना कि ये जो हवा है जब ये पुश होता है लंग से, तो ये हमारे गले के थ्रू होके मुंह से सीधा बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ओ बोल के देखो, क्या बोलना है, ओ बोलो, या ए बोल के देखो, तो आप बोलोगे ए, तो आप देखोगे कि कहीं पे भी आर्टिकुलेटरी पार्ट में आप देखोगे कि कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, फ्री फ्लो टू द फ्री फ्लो ऑफ एयर। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसको क्या हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोवेल साउंड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नाउ सी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वोवेल साउंड द एयर फ्रॉम द लंग्स एस्केप्स फ्रीली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल ट्राई स्पीकिंग ओ, तो आप जब ओ बोलोगे तो देखना हवा कैसे एकदम प्यार से बाहर निकलता रहेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है। नाउ सी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स द एयर फ्रॉम द लंग्स डज नॉट escape फ्रीली, there is increased friction because of articulatory organs in contact। जैसे अभी हमने बात किया था ना पी बोलने टाइम पे कि हमारा जो दोनों लिप्स रहता है वो कांटेक्ट में रहता है, इसी हिसाब से देखो एफ जब आप बोलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आप बोल के देखो, जब आप एफ बोलोगे तो आपका जो फ्रंट टीथ रहता है, जो आगे का टीथ रहता है और साथ में जो लोअर लिप रहता है ना, वो कांटेक्ट बनाता है, बीच में बहुत हल्का सा स्पेस रहता है हवा को निकलने के लिए। और जैसे आप अपना प्रेशर को रिलीज करोगे वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दिस इज कॉल्ड अ कंसोनेंट साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कभी भी आपको बताना है कोई चीज़ वोवेल है तो ये 3 क्राइटेरिया में बस वो खरा उतरना चाहिए, ठीक है। वोवेल कोई क्यों होगा, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले हवा जो रहता है वो फ्रीली निकलना चाहिए, ठीक है, फ्रीली पासिंग ऑफ एयर, फ्री पासिंग ऑफ एयर होना चाहिए था, फिर से लिख देता हूं, फ्री पासिंग ऑफ एयर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो पास तो हो रहा है हवा, देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर भी आपका कॉन्टिन्यूअस जाना चाहिए। और तीसरा चीज क्या है कि हवा जो है ना वो माउथ से निकलना चाहिए, क्या, मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। देखो कोई कोई साउंड जब आप बोलोगे ना तो हवा नाक से भी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करो बोलने के लिए एन या एम, अगर आप एन बोल रहे हो तो एम जब आप बोलोगे तो मुंह तो बंद हो जाता है, तब नाक से आप गौर करना कि हवा निकल रही है, ठीक है, साउंड नाक के थ्रू निकल रहा है, एम, है कि नहीं। तो जो अगर नाक से भी निकल गया हवा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग कॉन्सोनेंट बना देंगे। ये एकदम अच्छा खासा बनाकर रखा है क्राइटेरिया कि माउथ से ही निकलना चाहिए वोवेल का आवाज, नाक बंद रहेगा। हालांकि आगे के चैप्टर्स में हम ये भी देखेंगे कि कब जो हमारा नेजल कैविटी है वो बंद हो जाएगा, ठीक है, और वहां से फिर हवा नहीं जाएगी और कैसे वो वापस खुल जाता है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ सी, अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं जिसके कारण ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पहला वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज फील, ठीक है। ये जो वर्ड यहाँ पे फील लिखा हुआ है, व्हेन यू प्रोनाउंस द इनिशियल ऑफ द वर्ड, इनिशियल मतलब क्या है, ये जो पहला लेटर जब आप प्रोनाउंस करते हो ना, ये जो एफ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हेन यू प्रोनाउंस द इनिशियल ऑफ द वर्ड फील, द लोअर लिप इज बॉट टू क्लोज टू द अपर फ्रंट, बॉट नहीं होगा यहाँ पे, ये ब्रॉट होगा, काट के मैं ऊपर लिख देता हूँ, BROUGHT, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो when we pronounce the initial word of the feel,
द लोअर लिप इज ब्रॉट टू क्लोज टू द अपर फ्रंट टीथ। ठीक है, एफ याद है हम लोग बोल रहे थे, तो क्या हो रहा था, जो लोअर लिप था वो हमारे टीथ के बहुत पास आ जा रहा था, है कि नहीं, जिसके कारण आप क्या देख रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है हवा को। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, हवा अच्छे से पास नहीं कर पा रहे, कॉन्टिन्यूसली नहीं माउथ से निकल पा रही है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही ना ये जो साउंड है, जो इनिशियल साउंड एफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, वो क्या है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। सेम एग्जाम्पल विथ बेस्ट। ठीक है, जब आप बी भी बोलोगे तो बी, तो क्या देखते हो कि दोनों लिप्स टच है एक दूसरे से, और जो साउंड बाहर आ रहा है वहां पे आप देखोगे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हवा का फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है, राइट। तो when pronounced the initial B in the lips stops the free flow of air and because of this it is a consonant sound। अब देखो हम लोग बोल रहे थे नाइस, ठीक है, N का क्या सीखे थे कि नाक से भी हवा बाहर आ रही थी, राइट। तो when one pronounce nice the initial N, इसको E हटा दो, तो N जो साउंड था, इनिशियल N साउंड था, ठीक है, comes out because of the tip or the blade of the tongue in contact with teeth ridge। अब देखो जो आपका टंग है, ठीक है, तो वो बेसिकली जो आपका टिप है या तो आपका ब्लेड वाला रीजन, वो किससे कांटेक्ट हो रहा है, तो टीथ का रिज के साथ कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, देखो वहां पे स्टॉप कर रहे हैं, वहां पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो फिर आप देखोगे कि वहां पे ना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, राइट। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ कि उसी प्रेशर को जो रोका वहां से तो ये कॉन्सोनेंट साउंड बन गया। प्लस आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा हवा मुंह से भी नहीं निकल रहा, कुछ हवा आपके नाक से भी निकल रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो ये जो वर्ड नाइस है, पहली बात तो हवा नाक से निकला और यहाँ पे प्रेशर को भी रोक के रखा हमने, बिकॉज ऑफ दैट दिस वर्ड इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट। जो इसका इनिशियल है वो बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप बोलो ओ, ऐसा बोल के देखो तो फ्री फ्लो ऑफ एयर है, मतलब माउथ से निकल रहा है। आप कोई और ए बोल के देखो, ठीक है, ए हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरी इजीली बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हवा बाहर निकल रही है। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे जाओ, ज्वाइन करो जल्दी से, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।